अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते एक अहम तैनाती ने सियासी सूरत हाल को यकसर तब्दील करके रख दिया है। अभी ओहदे का चार्ज नए आने वाले DGISI ने एज्यूम नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही बड़ी सियासी तब्दीली आ चुकी है। और ये सियासी तब्दीली क्या है, जिसके बाद नवाज शरीफ लंदन रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरियम नवाज लंदन जाएंगी। शहबाज शरीफ जो लंदन से न्यूयॉर्क 29वीं जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करने के लिए पहुंच चुके, लाइकली वो भी लंदन पहुंचेंगे और एक अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। ये क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों को देखना और बगौर एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले आपको ये बता दें कि जो आउट गोइंग DGISI हैं, यानी जनरल नदीम अंजुम साहब, तो जनरल नदीम अंजुम साहब से मुताल्लिक ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनको एक ऑफर की गई थी और ऑफर ये थी कि आप अगर हमारा साथ दें तो आपको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा देंगे। अब इसमें किस हद तक सदाकत है, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जनरल नदीम अंजुम से मुताल्लिक ये खबर अब फैलाई जा रही है कि उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने की ऑफर हुई, उन्होंने ठुकरा दी। और ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बड़े ही वफादार रहे और उनकी वफादारी ही है जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर साहब बड़े पक्के पैरों के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो वक्त के इस वक्त आर्मी चीफ हैं, वो बरकरार है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो अदालती महाज के ऊपर क्राइसिस बढ़ रहा है, इसी क्राइसिस के दौरान ही हुकूमत ने एक अहम प्लान एग्जीक्यूट करने का फैसला कर लिया है और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें लाइकली जो 26वीं आईनी तरमीम है वो टेबल कराने के बाद मंजूर भी करा ली जाएगी। यानी इसी शोर शराबे के अंदर वो काम कर लिया जाएगा जिसको करने का इरादा सब रखते हैं। अब वो काम बड़ी सूरत के साथ करने के लिए ये यूँ समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिकली फूट डलवाई गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर कराने के बाद जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो भी नाराज हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी नाराज हैं। दोनों रिक्यूज कर चुके हैं और बाकी मानदा 6 जजेस भी अगर रिक्यूज कर जाएंगे तो फिर अदालत में कौन केसेस को टेकअप करेगा और ऐसा बहरान पैदा होगा कि फिर कौन कंटेम्प्ट लगाएगा और कौन अपने दिए हुए फैसले पर पैरादारी देगा जब सब एक एक करके छोड़ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि जिसको कहते हैं ना कि अगर आप ताकतवर है तो हाथ से रोके, अगर कम ताकतवर है तो जबान से रोके, अगर उससे भी कम ईमान का दर्जा है तो फिर आप दिल में बुरा जाने, तो ये दिल में बुरा जानने वाली सिचुएशन है, क्योंकि पावर इज पावर का उसूल है और पावर इज पावर के उसूल के ऊपर कायम वही रहता है जिसके पास ताकत होती है। तो इसी के अंदर ही ये जो अमेंडमेंट्स कराने की बात हो रही है, इस दौरान अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर आपको एक्टिव नजर आ रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी एक्टिव हो गई है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिलावल साहब ने आज सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया और उससे पहले वो मीडिया चैनल्स के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपीयरेंसेस भी दे रहे हैं। और आज जो सिंध हाईकोर्ट बार से उन्होंने खिताब किया उसमें ये वाजे कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हर सूरत बनने जा रही है। ये जरूरी नहीं है, ये मजबूरी है। तो बिलावल भुट्टो जितनी एडवोकेसी कर रहे हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे नजर आ रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट भी खासी रूठ गई है। इस्टेब्लिशमेंट एक तो रूठी है और दूसरा ये कि जिससे तासुर था कि DGISI जनरल नदीम अंजुम के साथ नून लीग हैंड्स इन हैंड्स है और उनका जो दस्ते शफकत है वो नून लीग के सर पे है, तो वो दस्ते शफकत भी अब उठ जाएगा और उस दस्ते शफकत के उठने के बाद कुछ नए प्लेयर्स सियासी मैदान में आएंगे। खासतौर पे KP के फ्रंट पे कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का, फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब का और फिर एमल वली खान साहब का रोल बड़ा अहम होने जा रहा है। यानी जो सियासी जिसको कहना चाहिए शतरंज की चाल, अब उस पर मोहरे तब्दील होने जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि नून लीग बहुत बैकफुट पे दिखाई दे रही है। इसी माहौल के अंदर नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने की खबरें और लंदन में वो 2 हफ्ते का क़याम करेंगे और इन 2 हफ्तों के क़याम के दौरान मरियम नवाज भी एक्सपेक्टेड है कि उनके साथ जाएंगी। अब ये क़याम 2 हफ्ते का होता है या पड़ाव लंबा हो जाता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब वापसी पे लंदन पहुंचे और एक मुलाकात हो। ये मुलाकात जैसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है मैच के दौरान, जब कोई बड़ा दिक्कत दरपेश आती है तो फिर आप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेके 3 मिनट के लिए बाहर आते हैं और कैंप में चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि भाई सोची पया हुणकी करिए, अब क्या करना है, मामलात को अब कैसे चलाना है। क्योंकि अब तो वो शख्स नहीं रहा जिसके साथ मामलात हमारे चल रहे थे। अब चीज़ों को तब्दील करना है, अब स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है और इस चेंज स्ट्रैटेजी के अंदर लग रहा है कि पीपल्स पार्टी फ्रंट पे आके खड़ी हो गई है और नून लीग बैक पे होगी। यानी पहले जो ड्राइविंग सीट पे थे अब वो पीछे जाएंगे और जो बैक पे खड़े हुए थे वो ड्राइविंग सीट पे आ जाएंगे। यानी फेसेस तब्दील होने जा रहे हैं और अगर ये फेसेस तब्दील होते हैं
तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को क्या करना है? क्या लंदन में ही रहना है? क्या खामोश हो जाना है? या फिर कोई मज़ाहमती बयानिया अपनाना है? और फिर एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा देने वाली बातें भी करनी है। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं है। फिर तो आपकी बेटी की हुकूमत है पंजाब में, वो भी एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है आपके लिए। आप नहीं कर सकते, आपके हाथ-पाँव बंधे हुए हैं। और तो फिर आपको इन बंधे हुए हाथ-पाँव के साथ इसमें कोई दो चारा नहीं होगा, इसमें कोई और चारा नहीं होगा कि आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करें और फिर बिलावल को आप वज़ीर-ए-आज़म बना दें। फिर आप जो है वो जिसको कहते हैं कि अपनी अपनी हम जो रज़ामंदी का वोट है वो इनकी झोली में डालें और फिर पीपल्स पार्टी जिसने बड़े अच्छे तरीके से पहले आईनी ओहदे भी अपने पास रख लिए हैं, फिर वो एग्ज़ेक्टिव ओहदे भी अपने पास रखेंगे और फिर वो कहेंगे कि बच्चा जब पूरा घूम जा, तो आप कहेंगे घूम गया उस्ताद। तो ये सारा कुछ इस वक़्त पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान में जलसा करने की दरख्वास्त दे दी है और इसलिए दी गई है कि उस दिन कप्तान का बर्थडे है और कप्तान का बर्थडे और एहतजाजी जो प्रोटेस्ट है, जलसा है, वो इकट्ठा होगा जी, इसलिए मीनार-ए-पाकिस्तान में इजाज़त दी जाए। पहले भी इजाज़त नहीं मिली मीनार-ए-पाकिस्तान में, तो अब इजाज़त कौन देगा? दूसरी चीज़ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में रावलपिंडी जलसे से मुताल्लिक कुछ बातें हुई हैं, कुछ नोट्स एक्सचेंज हुए हैं, आइंदा की स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया गया है। किस तरीके से वफाकी आईनी अदालत के क़याम को रोकना है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है, इस मुताल्लिक कुछ बातें हुई हैं। इस पे भी अभी दो राय है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा से मुताल्लिक। मैंने कहा ना कि फ्रंट रनर तब्दील होंगे। शायद नून लीग तो ये चाहे कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा रहें, लेकिन पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह होंगे। तो फिर हो सकता है लाइकली आईनी अदालत का चीफ जस्टिस उनको लगा दिया जाए। ये किसको फेवर करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत सारी चीजें अभी सियासी मंजरनामे के ऊपर धुंधलका सा छाया हुआ है, धुंधली धुंधली सी है, लेकिन ये पिक्चर जो अक्टूबर है उसमें खासी क्लियर हो जाएंगी और खासी लंबी इस्तीफों की झड़ी लगती हुई भी महसूस हो रही है, लाइन लगती हुई महसूस हो रही है। लास्ट दो जो स्टोरीज हैं मुझे आपसे शेयर करनी है। आज एक तो गिरफ्तारी हुई है और एक जो है बड़ा बैन लगा है 10 साल का। जो गिरफ्तारी हुई है वो एक टिकटॉकर है और नाम बड़ा जो है वो मुज़क्का खेस सा मज़ाहिया सा है, नदीम नानी वाला। नदीम नानी वाला जो है वो बड़ा मशहूर टिकटॉकर है और उसने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उसने अपनी गाड़ी के ऊपर IK 804 का नंबर लगाया था, 804 कैदी नंबर 804, IK इमरान खान और 804 का नंबर लगा था। वो पता चला जी नंबर जाली है और जाली नंबर होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। मैं देख रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कुछ पोस्ट कि वो कह रहे थे जी इमरान खान का क्योंकि नाम लिखा और कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है इसलिए गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है जी देखिए ये तो जाली नंबर प्लेट है और ये कहा गया कि 2 करोड़ में मैंने ये नंबर प्लेट खरीदी है क्योंकि नंबर प्लेट जाली है इसलिए इसको धर लिया गया और फिर उस पे उसको हथकड़ियां भी लगाई हुई हैं। तो एक नदीम नानी वाला जो है ना जी, इसके अंदर कई पहलू हैं, इसमें से कई सबक मिलते हैं कि कैसे टिकटॉकर, अगर तो वो जाली है तो टिकटॉकर कैसे फेम हासिल करने के लिए जाली नंबर प्लेट लगा के 2-2 करोड़ की कहते हैं हमने ले ली है और फिर नई गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाने के लिए को 5 करोड़ की भी देगा तो हम ले लेंगे। 25-25 आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं जस्ट टू हैव मोर माइलेज, मोर डिविडेंड, मोर रीच, मोर फॉलोअर्स। ये सारी चीजें हो रही हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर सिर्फ कैदी नंबर 804 के ऊपर धरा गया है तो ये एक इसका दूसरा पहलू है। और फिर आज ही मलकू से मुतालिक ये बात भी सामने आई कि 10 साल का बैन लग गया, यूके में मलकू 10 साल तक नहीं जा सकते। अब इसके भी दो पहलू हैं। तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे देखिए कैदी नंबर 804 गाना गाया था तो मलकू पर यूके में पाबंदी लगा दी गई है और पाकिस्तानी सफारत खाने ने रोल प्ले किया है। दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ से बात की जाए तो वो कहेंगे जी मलकू ने एनओसी के बगैर 3 जगह पे परफॉर्म किया, तो ये पाकिस्तान तो नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, यूके है, जहाँ पे लॉ मौजूद है, कानून है और उसकी अमलदारी भी है। तो आपने 3 जगह पे एनओसी के बगैर परफॉर्म किया तो भई ये तो होगा। तो दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।